हेलो गाइस, माय सेल्फ अपूर्व त्रिपाठी एंड स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ ज्ञान में। तो आज भी हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने दो टाइप पढ़े थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में था कि जब एक पॉइंट गिवन हो तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम प्लेन से कैसे फाइंड करेंगे, और टाइप 2 भी सेम ही था। दोनों में डिफरेंस क्या था कि टाइप 1 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन था क्यू प्लेन पे, और टाइप 2 में वो एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन नहीं था। तो वो मैंने दोनों चीज़ें निकाली थी। अब टाइप 3 में टाइप 3 और टाइप 1 थोड़े सिमिलर है, बस वहाँ पर प्लेन था, यहाँ पर एक लाइन आ गई, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप लोग इसको इंट्रो को पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर व्हेन क्यू इज एनी गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, क्यू एक गिवन पॉइंट है हम लोगों को। अब देखो जरा, ये हमारी लाइन है। लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है हम लोगों को? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर जो ए वेक्टर होता है सबको पता होगा, पोजीशन वेक्टर होता है किसी पॉइंट का जो कि लाइन में कहीं भी हो सकता है, और जो बी वेक्टर होता है वो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है लाइन के। मैंने मान लिया ये एक वेक्टर है बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और ये बी वेक्टर है। चलो ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। एक मैंने क्यू पॉइंट मान लिया और ये पी पॉइंट तुमको गिवन है ही। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल लेट किया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर। अब बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर के बीच का मैंने एंगल लेट किया। ठीक है, अब बी वेक्टर मान लो यहाँ पर है, तो मैंने देखो अलग समझ लो उसको। ये जा रहा है बी वेक्टर, ये जा रहा है बी वेक्टर, और ये आ रहा है पी क्यू वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल मैंने थीटा माना। अब इनको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो बस यही है वो एंगल थीटा, ये रहा वो एंगल थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा ही तो समझ में आई होगी बात आराम से, क्योंकि पैरेलल है तो जितना इन दोनों के बीच का एंगल उतना इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसलिए लाइन और पी क्यू के बीच का भी एंगल हमारा थीटा हो गया। अब समझो आगे, मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, उसमें मैंने साइन थीटा लगा दिया। अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? पी आर, पी आर की मैंने मान लिया एच, तो यहाँ पे एच अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू, तो एच अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू क्या आई? पी क्यू साइन थीटा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब समझो कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया स्केलर फॉर्म, पी क्यू साइन थीटा एच की डिस्टेंस आ गई। अब हमको अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे वो देखो। तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो देखो एच इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। इससे तुम लोगों को क्या याद आया कि दो मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, उन दोनों के बीच का एंगल साइन दिया गया, साइन थीटा। तो ये इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये होता था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये दिया गया पी क्यू बी साइन थीटा, तो इसका मतलब ये क्या दिया गया है? पी क्यू क्रॉस बी। अब यहाँ पे एन कैप नहीं है, एन कैप हो जाता तो वेक्टर हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों साइड मैग्नीट्यूड है तो मैंने एन कैप को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ ये है पी क्यू बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, तो एच इक्वल्स यहाँ से कितना आया? पी क्यू क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया। मॉड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है, और लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इस वजह से मैंने मॉड लगा दिया कि नेगेटिव भी आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो क्या है फॉर्मूला? एच इक्वल्स टू पी क्यू क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस इतनी सी चीज़ थी इसमें। तो ये हमारे तीनों टाइप के तरीके से होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, जो कि तब टाइप 2 में था तो एक जगह प्लस डी था एक जगह माइनस डी था, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे डी की। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, 14, 5 टू द प्लेन। सो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, 14, 5 टू द प्लेन 2x + 4y - z इक्वल्स टू 2। ये चीज़ हम लोगों को गिवन है। अब मैंने क्या किया, एक प्लेन बना दिया। ये एक पी पॉइंट है, उससे परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि ओ पॉइंट पर मीट करा प्लेन पे। ठीक है, और ये प्लेन, मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख दी 2x + 4y - z - 2 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में क्या है? आर वेक्टर, क्योंकि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप आएगा, तो उसको मैंने सीधा बोल दिया आर वेक्टर, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि इसको आर वेक्टर ही बोलते हैं। आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, ये एक वेक्टर बन गया। इन दोनों को क्रॉस करोगे तो ये डॉट करोगे तो ये आएगा -2 इक्वल्स टू जीरो, -2 इक्वल्स टू जीरो। ये तो मैंने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में इसी प्लेन की इक्वेशन को। अब यहाँ से देखो मैंने पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा ओपी वेक्टर, तो इसको 7i के प्लस 14j के प्लस 5k के, सबको आया होगा, सबको लिखना आता ही होगा, ठीक है। और एन वेक्टर, तो एन वेक्टर मैंने बताया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, तो प्लेन की इक्वेशन होती है, तो ये एन वेक्टर होता है। तो 2i के प्लस 4j के माइनस के वन वेक्टर कैसे निकालते थे मैंने तुम लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, वैसे ही तुम लोगों को आना चाहिए, मैंने पहले ही कहा है। तब क्लास 12 एनसीईआरटी से पढ़ चुके हो द प्लेन एंड द लाइन, तभी इन लेक्चर्स को देखना, तभी कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखो अब आगे इसके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 2 वेज हैं, एक बाई स्केलर और बाई वेक्टर। बाई स्केलर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, बाई स्केलर मैंने बताया था एच इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्या था कि जो प्लेन की इक्वेशन दी गई हो बिल्कुल वैसी लिखी रहने दो, और उसमें बस एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 रख दो, और अपॉन जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिए गए हों उनको उनका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो सम करके। ये था हमारा स्केलर में तरीका करने का, ठीक है। और वेक्टर में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला टाइप कराया था पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये था। अब इसमें यही कंफ्यूजन उस दिन सबको आई होगी, एक जगह प्लस टी है एक जगह माइनस टी है, तो हम कैसे करें, चलो ठीक है समझो कैसे करें। पहले स्केलर से आओ, अब एच इक्वल्स टू मॉड लगाया मैंने, एक ही जगह क्या है, एक ही जगह यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू x1 2 इंटू 7 प्लस b की जगह कितना है 4, तो 4 इंटू y1 14, 4 इंटू 14। अब c की जगह कितना है -1, तो -1 इंटू z1, तो यहाँ 5 -5। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि अगर स्केलर में लिख रही है तो जो प्लेन की इक्वेशन दी गई, प्लेन की इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप में लिख लो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है पूरी। और बस एक्स वाई जेड की जगह जो पॉइंट्स गिवन है जहाँ से डिस्टेंस निकाल ली है उनको सिर्फ यहाँ पर रख दो, तो मैंने रख दिए थे 7 रख दिया, यहाँ 14 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया बस, और बाकी सेम टू सेम लिखा रहने दो इतना। तो जो कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 14 माइनस 1 इंटू 5 -2। अब डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, अगर तुम इस पूरी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे इसकी इक्वेशन को, तो डी इक्वल्स टू कितना है -2, तो यहाँ -2 मैंने लिख दिया, -2 अपॉन ए बी सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -1 है, तो मैंने देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने तब पूरा सॉल्व किया तो मेरा आया 3√21। अब यहाँ पर तब इतना आया था, तो देखो अपॉन में अंडर रूट अच्छा नहीं होता, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया, आंसर ये भी सही है, लेकिन एक अच्छी उसमें लाते हैं, सो ऐसे मैंने रेशनलाइज कर दिया, तो ये आंसर आया 3√21। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब समझो वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला तो ये था mod ऑफ p डॉट n माइनस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ठीक है। अब इतने चीज़ तो था। अब इसमें मैंने क्या किया p डॉट n, तो p मुझको पता है, p वेक्टर क्या है 7i कैप प्लस 14j कैप प्लस 5k कैप, और n वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। इन दोनों का तब डॉट कराओगे तो i का i से j का j के k का k से, तो 7 इंटू 2 14, 14 4 जा 56, और 5 -1 -5, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। अब ये d की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, क्योंकि d की वैल्यू तब यहाँ पे निकाली तब तो -2 निकली थी कंपेयर करके इस पर, ठीक है। इससे कंपेयर तब करा था जनरल इक्वेशन को, तो d की वैल्यू तो -2 निकली, तो तुम उसी d की वैल्यू को यहाँ पर नहीं रख सकते हो, यहाँ पर रखोगे फिर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो पहले से -2 रख दोगे तो यहाँ +2 हो गया, तो पूरा गलत हो जाएगा। अब समझो मैंने कैसे निकाला, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब स्केलर फॉर्म सॉल्व करो तो स्केलर इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, मतलब वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो तो वेक्टर फॉर्म से इसको कंपेयर करो। तो मैंने तब वेक्टर फॉर्म से कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखो वेक्टर इक्वेशन क्या निकाली थी मैंने, आर वेक्टर डॉट ये पूरा एन वेक्टर -2 इक्वल्स टू 0, और बेसिक इक्वेशन क्या होती है वेक्टर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर -d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी है 2 ही तो है, क्योंकि माइनस माइनस तो कॉमन है, तो डी की वैल्यू कितनी आई 2, इसलिए मैंने यहाँ पे डी इक्वल्स टू 2 लिखा। समझ में आई होगी बात, ये फिर से समझ लो यार।
जनरल अगर वेक्टर सॉल्व करना है तो वेक्टर इक्वेशन लिखो उसकी, फिर जनरल जो वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, उससे कंपेयर करो तो यहाँ पे माइनस डी इक्वल्स टू माइनस टू, तो डी इक्वल्स टू टू आया, डी इक्वल्स टू टू आया तो बस मैंने डी इक्वल्स टू टू रख दिया। अब देखो बिल्कुल सेम सेम बन गए, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन को जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स और यहाँ माइनस फाइव आता तो यहाँ माइनस फाइव माइनस टू माइनस टू। अब सेम होगा तो सेम आंसर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का तो निकालना सबको आता ही होगा, तो बस हो गया खेल। तो ऐसे निकालते हैं। तो प्लस डी माइनस डी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो तो जो प्लेन की स्केलर इक्वेशन हो उससे कंपेयर करो, और तो वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो उसकी वेक्टर फॉर्म से उसको कंपेयर करो। यही बस इसकी ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं। सो अब हमारा इसी में दूसरा टॉपिक है इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज ऑफ द पॉइंट, इसमें हम ये पता, इसको हमको गिवन चीज़ें जो होंगी पहले ये समझ लो क्या क्या होगा। हमको एक प्लेन दिया गया होगा या हमको एक लाइन दी गई होगी और एक कोई पॉइंट दिया गया होगा, उसकी हमें इमेज निकालनी होगी उस लाइन से। लाइन और मिरर एज अ लाइन और प्लेन, सॉरी प्लेन, लाइन और प्लेन एज अ मिरर वर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एज अ मिरर वर्क करेंगे। तो बस, तो अब इमेज के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उस पॉइंट की इमेज बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पूरे उसको। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 माइनस टू 1 इन द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 2। ये हमको गिवन है। अब मैंने एक प्लेन बना लिया ये, और ये एक पॉइंट है 3 माइनस टू 1। अब हमको इमेज निकालनी है आई पी, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को फिजिक्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि इमेज बनाते कैसे हैं, ठीक है। इमेज बनाने की मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। सीधी सी बात है, मैंने तब भी कहा था कि याद रखना उस चीज़ को, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो जो पी ओ होगी वो इक्वल होगी ओ आई पी के, ठीक है। जो पी ओ होगी वो आई पी के इक्वल होगी, और परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा क्योंकि इमेज कोई मिरर से बनाते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लेते हैं दोनों की। तो बस यही है। तो ये हमने पी से मिरर पे परपेंडिकुलर डाला पी ओ, तो ये पूरी परपेंडिकुलर ही है क्योंकि डिस्टेंस तो वही नापी जाएगी, तो ये पूरी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो ये जो ओ है ना, ओ को हम ये भी कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू प्लेन, ठीक है। और कभी कभी इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके भी कभी कभी कोऑर्डिनेट पूछ दिए जाते हैं। इमेज के जो पूछे जाते हैं कभी कभी इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ लिया जाता है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 3 माइनस टू 1 इन द प्लेन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, इमेज सबको छोटे में सीखी होगी बनाना, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा क्यों होगा, ये सब चीज़ें नहीं बताई। अब समझो मैंने, अब हम लोग की अप्रोच क्या है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओ पी आई पी एक लाइन है, ओ एज अ मिड पॉइंट वर्क करेगा, राइट। ओ एज अ मिड पॉइंट वर्क करेगा क्योंकि पी ओ इक्वल्स टू ओ पी ओ आई पी है। अब वो मिड पॉइंट वर्क करेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमको ओ कोऑर्डिनेट पता चल जाए। अगर हम लोगों को ओ कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम जो क्लास 11 में सेक्शन फार्मूला पढ़कर आए थे, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता था, तब किसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे तो हम उनके जो एजेस के कोऑर्डिनेट होते थे उनका समेशन अपॉन 2 कर देते थे। तो यही है, अगर हमको इसके पता चल जाए तो हम इसके निकाल लेंगे, कोई भी दो पता चल जाए तो हम तीसरे के निकाल लेंगे। तो हमें लगा कि हम ओ के निकाल सकते हैं, ठीक है, हम ओ के निकाल सकते हैं क्योंकि ओ यहाँ पे प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर हम ओ के कोऑर्डिनेट अगर किसी टर्म में निकाल लें तो उसको हम प्लेन की इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको ये चीज़ समझ में आई। अब हमको लगा कि अब ओ के कोऑर्डिनेट निकाले कैसे जाएं। अब ओ के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, चलो ठीक है। तो पहले मेरी सोच ये गई कि अगर हम पी आई पी, लाइन पी आई पी है, इसकी अगर इक्वेशन निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। इक्वेशन निकालने से क्या होगा, अब इक्वेशन निकालने से ये होगा कि हमको प्लेन की इक्वेशन पता है। अब अगर हमको लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी तो हम ये जो जिस पॉइंट पर लाइन मीट कर रही है पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, सीखा होगा, बताया भी है मैंने पिछले लेक्चर्स में, बताया था पिछले लेक्चर में कैसे सब होता है, ठीक है। तो अब मैंने पहली मेरी सोच ये है कि हमको पी आई पी की इक्वेशन पता चल जाए। अब किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। पहले तो एक पॉइंट चाहिए, पहले तो एक पॉइंट चाहिए जो कि उस लाइन पर लाई करे, तो वो हमारे पास है 3 माइनस टू 1। और एक वेक्टर चाहिए जो उस लाइन के
पर पैरेलल लो। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और प्लेन के परपेंडिकुलर सबको पता ही है एन वेक्टर होता ही है, और जो कि हम लोग को प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो एन वेक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया। कैसे? 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 प्लेन की इक्वेशन, तो यहाँ से एन वेक्टर कितना निकला? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, सबको आता है निकालना। तो हम लोगों को, तो फिर मैंने क्या लिखा, अब देखो, अब सब लोग, नाउ फॉर लाइन पी आई पी एन वेक्टर विल वर्क एज पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर का वर्क करेगा एन वेक्टर, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, एन भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना, इस वजह से। तो इक्वेशन ऑफ पी आई पी क्या होगी? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पर x1 क्या है हमारा? माइनस थ्री, मतलब 3 है, तो x माइनस 3 अपॉन ए यहाँ पे क्या है? 3 इक्वल्स टू y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन कितना है? माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन b, तो माइनस 1, ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन सी। अब देखो यहाँ से ये पूरा निकला, इसको मैंने एक कांस्टेंट मान लिया k, जो कि मैंने बताया था सब इक्वल है, तो एक सीधा सा मान लेते हैं कांस्टेंट k होगा, इन सबकी वैल्यू k के इक्वल है। अब यहाँ से मैंने जनरल पॉइंट निकाल लिया, एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग सोल्व करके मैंने जनरल पॉइंट निकाल लिया। एक्स इक्वल टू 3k प्लस 3, वाई इक्वल टू माइनस के माइनस 2 एंड जेड इक्वल टू 4k प्लस 1, इतना मैंने निकाल लिया। अब ये जो एक्स वाई जेड है ये हर जगह लाई करेगा पी आई पी में, यहाँ भी, ओ पर भी, और यहाँ पर हर जगह लाई करेगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब मैंने सोचा कि इसको मान लो कि ये ओ पर लाइक करा, तो उस टाइम पर हमारी के की वैल्यू पता चल जाए अगर हमें, तो हम ओ के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। राइट, हमने मान लिया कि ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो उस टाइम पर हमारी के की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा एक्स वाई जेड वेरी क्यों कर रहा है? एक्स वाई जेड हमारा वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी के की वैल्यू वेरी कर रही है हर बार, हर एक पॉइंट पर हमारी के की वैल्यू वेरी कर रही है, इस वजह से हमारा एक्स वाई जेड भी वेरी कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि जब ये पॉइंट, ये जो गिवन मैंने निकाले हैं जनरल पॉइंट, तब ये ओ पर होगा, तो उस टाइम पे हमको अगर के की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ये हो गए। अब सिंस ओ लाई ऑन द प्लेन, अब ओ तो लाई कर रहा है प्लेन पे, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ प्लेन में एक्स वाई जेड लिखे थे वहाँ पर इनकी वैल्यू ये रख दी मैंने, 3 इंटू 3k प्लस 3 माइनस के माइनस 2 प्लस 4k प्लस 1 माइनस 2। तब इसको पूरा सॉल्व किया तो k की वैल्यू आई -1/2। अब देखो पॉइंट ओ के लिए k की वैल्यू इतनी आई, तो मैंने पॉइंट ओ निकाल लिया k की वैल्यू रख के। अब देखो हम लोग को पॉइंट ओ पता चल गया। अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद तो पूरा खेल ही हो गया कि अब हम लोगों को पॉइंट पी पता है, पॉइंट ओ पता है। अब आई पी तो आराम से निकाल ही लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला? कि बीच वाला जो टर्म होता था 3 एजेस का सम अपॉन 2, तब मिड पॉइंट की बात होती थी। ठीक है, तो 3 प्लस एल बाई 2, कैसे? ये 3 है, ये एल है, तो 3 प्लस एल बाई 2 इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। 3 प्लस एल बाई 2 इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, -2 प्लस एम बाई 2 इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, और 1 प्लस एन बाई 2 इक्वल्स टू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो इससे हमारे एल एम एन आए, तो यही हमारी इमेज हो गई आई पी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 -1 3। ये चीज़ समझ में आई होगी, मेरे ख्याल से तो समझ में आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी चीज़ें हैं। एन वेक्टर निकालना आता होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन सबको निकालनी आती ही है जब एक पॉइंट गिवन हो और पैरेलल वेक्टर दिया गया हो, तो वही मैंने किया। जनरल पॉइंट सबको निकालना आता है। अब जनरल पॉइंट तो वो हर जगह लाई करेगा, तो मैंने मान लिया कि वो ऊपर है, तब ऊपर है तो हमारी के की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों को फाइंड कर ली मैंने आराम से, तो के की वैल्यू ये हो गई। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी पिछले लेक्चर में। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखो उसे। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर मैंने बताई थी, और यहाँ पर भी मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, और ये तो फिर 11th की चीज़ सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारा आ गया। अब ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्म। मैं हमेशा कहता हूँ पहले पूरा टॉपिक समझो कैसे निकाल सकते हो। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म। अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे है कि हम चुटकियों में निकालें, कैसे? तो देखो भी इस चुटकियों में कैसे निकालेंगे। सिंपल ट्रिक, जब कोई पॉइंट गिवन हो x1 y1 z1 गिवन था, वहाँ पर एक प्लेन गिवन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब फूड के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया u v w। फूड यहाँ पर किस पॉइंट का काम कर रहा है? पॉइंट o, जो वहाँ पर निकाला था। और इमेज आई पी एल एम एन,
इसके कोऑर्डिनेट मैंने LMN मान लिए। अब अगर हमको फूड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये देखो u माइनस x1, u यहाँ पर फूड के और x1 हमारा जो पॉइंट गिवन है उसके, u माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू b माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू w माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस, इसका ध्यान रखना माइनस इन ब्रैकेट जो ये प्लेन की इक्वेशन पूरी दी है उसमें x1 y1 z1 रख दो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे तुम लोग याद कर सकते हो। जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर रख दो u माइनस u v w और माइनस करते जाओ जो गिवन पॉइंट है x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1 u माइनस x1 v माइनस y1 w माइनस z1 और अपॉन में तो सब सेम ही चलेगा जैसे जो भी इक्वेशन में चलता था a b c, ठीक है, ये तो ठीक है। और इक्वल्स टू माइनस, मैंने क्या कहा पूरी प्लेन की इक्वेशन रख दो, सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 रख दो, बिल्कुल सेम होगा x1 y1 z1 रख दिया अपॉन और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हो गया खेल, इतनी सी बात है। और फॉर इमेज की उसके लिए क्या मैंने क्या बताया कि जिसके निकालने हो उसको पहले तो LMN निकालने हैं तो L को पहले लिख लो, L माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू m माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू n माइनस z1 अपॉन c। जो पॉइंट्स निकालने हैं उनको पहले लिख लो, जो गिवन है उनको माइनस करते जाओ अपॉन a b c, ये तो सब में सेम ही चलेगा, इक्वल्स टू -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 होता था और यहाँ पर -2 बिल्कुल सेम डिट्टो पूरी प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 रख लो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसे हम फूड के कोऑर्डिनेट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसका लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन कल की वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और भी कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो कि मेन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है। थैंक यू।